भारतीय सेना की 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तहत 8वीं जाट रेजिमेंट, जो कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी की सर्द ऊंचाइयों पर तैनात थी, हमेशा एक ठंडी और नम हवा में डूबी रहती थी। यह सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं था, सैनिकों के दिलों को जमा देने वाला एक गहरा डर था। बटालियन कमांडर मेजर विक्रम सिंह राठौड़ का अस्तित्व, जो एक साये की तरह पूरी यूनिट पर छाया हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडी से निकला एक विशिष्ट अधिकारी, राठौड़ अपनी उम्र के 30वें दशक के अंत में बटालियन कमांडर बन गया था और खुद को एक चुना हुआ व्यक्ति मानता था। उसका दिमाग सिर्फ दिल्ली में एक सितारा, जनरल पद पाने की महत्वाकांक्षा से भरा था और उसके लिए सैनिक सिर्फ उसकी पदोन्नति की सीढ़ी पर लगे कंकड़ पत्थर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक त्रुटिहीन आदर्श बटालियन की प्रतिष्ठा पाने के लिए उसने सैनिकों की बची खुची इंसानियत को भी निचोड़ लिया था। उसकी क्रूरता तब चरम पर पहुंच जाती थी जब वह प्रशिक्षण के प्रदर्शन को लेकर जुनूनी हो जाता था। कुछ दिन पहले हुए त्वरित मार्ग मार्च प्रशिक्षण में ऐसा ही हुआ था। कठिन मार्ग और अव्यावहारिक समय सीमा के कारण कई सैनिक पीछे छूट गए। उनमें से एक सिपाही कुमार के टखने का लिगामेंट खिंच गया और वह दर्द से करा रहा था, लेकिन मेजर राठौड़ ने मेडिकल सहायक की सलाह को अनसुना कर दिया। सिपाही कुमार का बैग छीनकर दूसरे सैनिक को थमा दिया और उसे लंगड़ाते हुए अंत तक कतार में खड़ा रखा। एक फौजी के मुंह से दर्द की शिकायत शोभा नहीं देती। तुम्हारी इच्छा शक्ति मर चुकी है। तुम्हारी एक की वजह से मैं अपनी बटालियन की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। प्रशिक्षण के बाद उसने घायल सिपाही कुमार को अपने कार्यालय में बुलाया। कुमार किसी हमदर्दी या सांत्वना की उम्मीद तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह उसकी कल्पना से भी परे था। मेजर राठौड़ ने मेडिकल रिपोर्ट उसके चेहरे पर फेंकते हुए ताना मारा। बीमारी का बहाना काम नहीं आया तो अब डॉक्टर की रिपोर्ट ले आया। तुम जैसे कमजोरों की वजह से ही हम जंग हारते हैं। तुम हमारी यूनिट के लिए एक शर्म हो। वह यही नहीं रुका, उसने कुमार के माता पिता का जिक्र करते हुए उसके चरित्र को तार तार कर दिया। घर पर क्या संस्कार दिए हैं जो तुम्हारी यह हालत है। यह अपमान 20 साल के एक युवा के लिए किसी तेज खंजर से कम नहीं था। कुमार अपने बहते आंसुओं को छिपाने के लिए केवल अपना सिर झुका सका। केवल उसका टखना ही नहीं टूटा था, एक सैनिक के रूप में उसका स्वाभिमान और एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा चकनाचूर हो रही थी। यह सब दृश्य बटालियन कार्यालय का क्लर्क लांस नायक आरव शर्मा चुपचाप देख रहा था। मेजर राठौड़ का अत्याचार केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, वह अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन उसके इंडा के सीनियर और सीधे वरिष्ठ 12वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बराड़ राठौड़ के लिए एक मजबूत सहारा और ढाल थे। ब्रिगेडियर बराड़ सेना के भीतर एक अनौपचारिक शक्तिशाली गुट के मुख्य सदस्य थे और वे अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए राठौड़ जैसे वफादार और महत्वाकांक्षी जूनियर्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते और बचाते थे। राठौड़ ब्रिगेडियर बराड़ के सामने ऐसे व्यवहार करता था जैसे वो उनके लिए अपनी जान भी दे देगा, और इसी भरोसे के कारण उसके अहंकार और क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद रेजिमेंटल कमांडर के दौरे से पहले बटालियन में अत्यधिक तनाव का माहौल था। मेजर राठौड़ अपनी आंखों में आग लिए यूनिट के कोने कोने का निरीक्षण कर रहा था। सैनिकों की वर्दी की तह से लेकर बैरकों की सफाई और यहां तक कि फूलों की क्यारियों में लगे फूलों की व्यवस्था तक, कोई भी चीज उसकी तीखी आलोचना से नहीं बच सकी। उसका उन्माद अपने चरम पर था। उस दोपहर प्रशासनिक काम के बोझ से थका हुआ लांस नायक आरव शर्मा अपनी कमर सीधी करने के लिए बैरक से बाहर आया और मेजर राठौड़ की नजर उस पर पड़ गई। आरव की थकी हुई आंखें और ढीली ढाली मुद्रा राठौड़ के गुस्से के बारूद में आग लगाने के लिए काफी थी। ओए तू इधर आ, एक राक्षस के बुलावे जैसी उस चीख से आरव चौंक कर पीछे मुड़ा। जैसे ही उसकी नजरें राठौड़ के गुस्से से तमतमाते चेहरे पर पड़ी, उसने सहज रूप से सलाम ठोका। जय हिंद सर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राठौड़ तेजी से आगे बढ़ा, उसके सलाम करने वाले हाथ के कोण को टेढ़ा किया और उसकी उंगलियों की ओर इशारा किया। यह सलाम करने का तरीका है, उंगलियों के बीच का फासला नहीं दिखता। आंखें कहां हैं तेरी? मैं तेरा दोस्त लगता हूं क्या? राठौड़ की आवाज में एक जानलेवा ठंडक थी। उसने आरव के गाल पर तिरस्कार पूर्वक थपथपाया। आसपास से गुजर रहे सैनिक उन्हें चिंतित नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई जानता था कि उस अनियंत्रित ट्रेन को रोकने की कोशिश करने का मतलब उसके साथ कुचल जाना होगा। राठौड़ ने आरव का कॉलर पकड़ा और उसे बैरक के पीछे एक सुनसान जगह पर खींच ले गया। जैसे ही उसके साथ के लागेगा आरव की सूरी, पीछे भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ। वह जगह एक बंद कमरे में तब्दील हो गई। तेरे माँ बाप करते क्या हैं जिन्होंने तुझे ऐसी घटिया परवरिश दी है? हैं? मुंह से न निकाली जा सकने वाली गालियां बरसने लगी। राठौड़ ने आरव को एक जंग लगी लोहे की अलमारी पर जोर से धकेला। धड़ाम की आवाज के साथ आरव की पीठ में एक चुभने वाला दर्द हुआ, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा पीड़ादायक उसके माता पिता का अपमान था। आरव ने अपने होंठ काट लिए। वह जानता था कि यहां विरोध करना आग में घी डालने जैसा होगा, इसलिए उसने अपमान का घूंट पी लिया। राठौड़ ने कहीं से आरव की व्यक्तिगत फाइल उठाई
और उसे पढ़ते हुए उपहासपूर्वक हंसा। उसकी उंगली परिवार के विवरण वाले कॉलम में माता पिता का पेशा सेना पर आकर रुक गई। हाँ, क्या मजाक है, तेरी मां भी फौजी है। वह अपना पेट पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उस छोटी सी जगह में गूंज रही थी और आरव के कानों को फाड़ रही थी। कौन सी यूनिट में, रैंक क्या है, कैप्टन, सूबेदार, कहीं मेस में खाना बनाने वाली तो नहीं है? हैं? राठौड़ ने आरव के कंधे को जोर से झंझोड़ते हुए उपहास करना जारी रखा। जाकर अपनी मां से शिकायत करना कि 123वीं बटालियन के कमांडर तुम्हारी फौजी जिंदगी का स्पेशल ख्याल रख रहे हैं। क्या पता तेरी मां थोड़ी पहुंच लगाए तो तुझे एक जिंदगी का लीवल, एक छुट्टी फालतू मिल जाए। उसी क्षण आरव के भीतर कुछ टूट गया। अब वह और सहन नहीं कर सकता था। अपमान से कांपती उसकी आंखें ठंडी और स्थिर हो गईं। उसने अपना कसकर बंद मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें हजारों मन का वजन था। मेरी मां के बारे में तमीज से बात कीजिए। क्या? तूने क्या कहा, हरामजादे? राठौड़ के चेहरे से हंसी तुरंत गायब हो गई। वह यह समझ नहीं पा रहा था और नहीं स्वीकार कर पा रहा था कि एक साधारण सैनिक जिसे उसने अभी अभी अपमानित किया था, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना मुक्का हवा में उठा लिया। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने अपने डर को निगल लिया और सीधे राठौड़ की आंखों में देखते हुए कहा, एक एक शब्द स्टील की तरह कठोर था, मेरी मां 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन की डिवीजन कमांडर। एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें थम गई। राठौड़ का मुक्का हवा में एक मूर्ति की तरह जम गया। उसका दिमाग डिवीजन कमांडर शब्द को संसाधित करने से इनकार कर रहा था। उसने आरव को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देखा गया। आरवगी, रहा हो, साले पागल हो गया है क्या? कहां से झूठ बक रहा है? 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल अंजलि सिन्हा मेरी मां है। जब आरव ने इस बार रैंक और नाम के साथ फिर से स्पष्ट रूप से कहा तो राठौड़ की पुतलियां ऐसे कांपने लगीं जैसे भूकंप आ गया हो। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा, भारत की पहली महिला जो एक कॉम्बैट डिवीजन की कमांडर बनी, एक सख्त सिद्धांतवादी जिन्हें लॉ महिला के नाम से जाना जाता था, और वही जिसकी चापलूसी करने और जिसे प्रभावित करने के लिए उसने हर संभव कोशिश की थी, उसकी सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर। तेरी मां भी फौजी है, कैप्टन वैप्टन है क्या? उसके अपने ही शब्द जहरीले तीर बनकर उसके दिल में चुभ गए। उसके पैरों से जान निकल गई और सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पदोन्नति, सफलता, उसका शानदार भविष्य सब एक पल में बिखर कर धूल में मिलता हुआ दिखाई दिया। नहीं, उससे भी भयानक एक अथाह खाई उसका इंतजार कर रही थी। इस सहज डर ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक देवता के क्षेत्र का उल्लंघन किया था, और वह भी सबसे क्रूर तरीके से। उस रात आरव ने अपनी मां को यूनिट के पीसीओ से फोन किया। उसने शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिन हुई घटना का वर्णन किया। अपमानजनक शब्दों से लेकर अपने और अपने माता पिता के खिलाफ की गई गालियों तक उसने भावनाओं को दूर रखते हुए केवल तथ्यों को बताने की कोशिश की। फोन के दूसरी तरफ मेजर जनरल अंजलि सिन्हा अपने बेटे की बात खत्म होने तक बिना एक भी सवाल या टिप्पणी के चुप रही। यह चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति की तरह भारी और अशुभ थी। बेटे की बात खत्म होने के काफी देर बाद तक खामोशी छाई रही। आरव को लगा कि उसके दिल की धड़कन फोन लाइन के जरिए उसकी मां तक पहुंच जाएगी। अंत में उसकी मां की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं था, बर्फ की तरह ठंडी और पूरी तरह से पेशेवर। ठीक है, कल मिलते हैं। फोन कट गया। उस एक छोटे से वाक्य में छिपे अर्थ को आरव अपने पूरे शरीर से महसूस कर सकता था। यह एक मां का गुस्सा नहीं था, यह सेना के शीर्ष कमांडरों में से एक का अपनी यूनिट में हुए घिनौने अन्याय को जड़ से खत्म करने का ठंडा संकल्प था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय में डिवीजन कमांडर के कार्यालय की बत्तियां जल रही थी। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा पूरी तरह से इस्त्री की हुई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में अपने कार्यालय के बीच में खड़ी थी। उनका चेहरा एक तराशी हुई मूर्ति की तरह भावहीन था, लेकिन उनके कसकर बंद होंठ और उनकी आंखों की स्टील जैसी चमक उनके भीतर उबलते लावा का संकेत दे रही थी। मैम, आपने बुलाया? इंस्पेक्टर ऑफ डिविजनल अफेयर्स ईडा कर्नल राजेंद्र पाठक तनावपूर्ण चेहरे के साथ अंदर आए और सलाम किया। बैठो। कर्नल। जनरल सिन्हा अपनी मेज पर लौटी और बैठ गई। उन्होंने एक फाइल कर्नल पाठक की ओर बढ़ाई। यह 8वीं जाट रेजिमेंट के मेजर विक्रम सिंह राठौड़ का रिकॉर्ड था। मेजर विक्रम राठौड़, मुझे इस आदमी के बारे में सब कुछ बताओ, जो मैं जानती हूं और जो मैं नहीं जानती वह सब। कर्नल पाठक ने एक सूखी घूंट निगलते हुए बोलना शुरू किया। एनएडीए से है मैम, काबिल अफसर हैं, लेकिन अत्यधिक परिणाम उन्मुख और दमनकारी कमांड शैली के कारण कई बार विवादों में रहे। मुझे अफवाहें नहीं, तथ्य चाहिए। कर्नल, क्या निरीक्षण विभाग के पास उनके खिलाफ कोई ठोस कदाचार का सबूत है? जनरल सिन्हा के तीखे सवाल पर कर्नल पाठक के माथे पर पसीना आ गया। मैम,
कुछ सैनिकों की शिकायतें आई थीं, लेकिन बटालियन स्तर पर आंतरिक जांच के बाद उन्हें निराधार बताकर मामला बंद कर दिया गया और ब्रिगेड को रिपोर्ट कर दिया गया। मतलब ब्रिगेड स्तर पर ब्रिगेडियर ने मामले को दबा दिया। जनरल सिन्हा की आवाज बर्फीली हो गई। बिल्ली को दूध की रखवाली पर लगाकर निरीक्षण विभाग सोता रहा। माफी चाहता हूं मैम। कर्नल पाठक तुरंत अपनी सीट से उठे और झुक गए। जनरल सिन्हा ने उसे कुछ देर घूर कर देखा और फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब से मेरे आदेशों का ठीक ठीक पालन करो। आज से 8वीं जाट रेजिमेंट पर डिवीजन कमांडर के सीधे अधिकार के तहत एक विशेष निरीक्षण शुरू किया जाता है। तुम खुद निरीक्षण टीम का नेतृत्व करोगे और मेजर विक्रम राठौड़ के सभी कदाचारों को उजागर करोगे। एक भी नहीं छूटना चाहिए। सैनिकों के साथ क्रूरता, अधिकार का दुरुपयोग और यहां तक कि सैन्य आपूर्ति के गबन या व्यक्तिगत उपयोग की संभावना, सब कुछ पूरी बटालियन के हर जवान के साथ आमने सामने गहन साक्षात्कार करो और पूरी गोपनीयता का आश्वासन देकर शिकायतें दर्ज करो। किसी भी बाहरी दबाव या प्रलोभन के आगे मत झुकना। सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें बस सच्चाई मेरी मेज पर रखनी है। समझे? जी मैम। कर्नल पाठक के जवाब में एक दृढ़ता थी। उसे एहसास हुआ कि यह लौ महिला केवल अपने बेटे का बदला नहीं ले रही थी, यह सेना के सड़े हुए अंग को काटने के लिए एक बड़ी सर्जरी की शुरुआत थी। उस दोपहर डिवीजन के चिन्ह वाली कई काली सेडान गाड़ियां धूल उड़ाती हुई 8वीं जाट रेजिमेंट के गेट से दाखिल हुई। पूरी बटालियन में तुरंत अलर्ट जारी हो गया। डिवीजन के ईदा के नेतृत्व में एक विशेष निरीक्षण टीम का अचानक आगमन हुआ था। इस बीच मेजर विक्रम राठौड़ ने पूरी रात जागकर बिताई थी। उसने सैकड़ों बार प्रार्थना की कि आरव की बातें झूठ हों, किसी पागल का प्रलाप हो, लेकिन चिंता एक जहरीले मशरूम की तरह उसके दिमाग में बढ़ती जा रही थी और उसे खाए जा रही थी। अपने बैच के साथियों के माध्यम से पता लगाने पर परिणाम भयावह था। लांस नायक आरव शर्मा वास्तव में मेजर जनरल अंजलि सिन्हा का इकलौता बेटा था। आसमान टूट पड़ने और धरती फट जाने जैसी निराशा में वह अपना विवेक खोने के कगार पर था। मुझे इसे संभालना होगा किसी भी तरह। उसने आरव के पास जाकर घुटने टेकने और भीख मांगने के बारे में सोचा, लेकिन उसे सहज रूप से पता था कि बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी आखिरी जीवन रेखा ब्रिगेडियर तेजिंदर बराड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन निरीक्षण टीम उससे तेज थी। बटालियन कमांडर के कार्यालय का दरवाजा जोर से खुला। कर्नल पाठक और निरीक्षण विभाग के अधिकारी अंदर घुस आए। राठौड़ अपने दिल के रुक जाने जैसे सदमे से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। कर्नल साहब, आप यहां कैसे? कर्नल पाठक ने उसे घृणा से भरी ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, मेजर विक्रम राठौड़, इस समय से आपको आपके पद से निलंबित किया जाता है। डिवीजन कमांडर के आदेशानुसार जब तक विशेष निरीक्षण समाप्त नहीं हो जाता, आप इस कार्यालय से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते और बाहरी दुनिया से आपका सारा संचार काट दिया जाएगा। निरीक्षण में चुपचाप सहयोग करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। खत्म हो गया। राठौड़ के दिमाग में यह एक शब्द गूंज उठा। उसके पैरों की ताकत चली गई और वह सोफे पर गिर पड़ा। उसके अभिमानी और आत्मविश्वासी कंधे पूरी तरह से झुके हुए थे और उसके राख जैसे चेहरे पर केवल भय और निराशा थी। उसे अपने साम्राज्य के ढहने की आवाज सुनाई दे रही थी। विशेष निरीक्षण टीम की जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। शुरू में जो सैनिक राठौड़ के प्रतिशोध से डरकर चुप थे, वे भी यह सुनकर कि डिवीजन कमांडर ने सीधे निरीक्षण का आदेश दिया है और उनकी सुरक्षा का वादा किया है, एक एक करके हिम्मत जुटाने लगे। जो गवाहियां सामने आई वे चौंकाने वाली थी। सिपाही कुमार की घटना तो बस एक छोटा सा हिस्सा थी। सर्दियों में हमें सिर्फ अंडरवियर में परेड ग्राउंड पर खड़ा किया जाता था और हम पर ठंडा पानी डाला जाता था। उन्होंने अपने सरकारी आवास का सामान हमसे उठवाया और सप्ताहांत में अपनी पत्नी की खरीदारी के लिए ड्राइवर का इस्तेमाल किया। यूनिट का ईंधन चुराकर अपनी निजी कार में डालते हुए उन्हें एक दो नहीं कई अधिकारियों ने देखा है। गवाहियां ठोस थीं और सबूत स्पष्ट थे। निरीक्षण टीम ने सैनिकों के चोटों की तस्वीरें, गालियों की रिकॉर्डिंग और ईंधन प्रबंधन के फर्जी रजिस्टर जैसे सबूत इकट्ठा करके राठौड़ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तभी एक अदृश्य हाथ ने हरकत शुरू की। राठौड़ के संरक्षक और त्रिवेणी गुट के शक्तिशाली सदस्य ब्रिगेडियर तेजिंदर बराड़, वह अपनी कड़ी राठौड़ को टूटते हुए नहीं देख सकते थे। इसका मतलब था कि उनके अपने सत्ता के आधार में दरार पड़ना। उन्होंने सीधे मेजर जनरल अंजलि सिन्हा को फोन किया, उनकी विशिष्ट जोरदार हंसी के साथ, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ दबाव था। अंजलि जी, मैं तेजिंदर बोल रहा हूं। सुना है 8वीं जाट में कुछ हंगामा चल रहा है। वो राठौड़ लड़का थोड़ा ज्यादा जोशीला है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। एक युवा कमांडर के लिए यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, नहीं क्या? मुझे नहीं लगता कि इसके लिए डिवीजन स्तर का निरीक्षण जरूरी है। ब्रिगेड स्तर पर इसे चुपचाप निपटाना बेहतर नहीं होगा। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा का जवाब दृढ़ था। ब्रिगेडियर साहब, हम सीखने की प्रक्रिया कहकर सैनिकों के आंसुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह केवल एक कमांड की गलती नहीं है, यह एक गंभीर अपराध है जो सेना के अनुशासन की जड़ों को हिला रहा है। एक डिवीजन कमांडर के रूप में
मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप निरीक्षण को निष्पक्ष रूप से चलने में सहयोग करें। अंजलि की दृढ़ता पर ब्रिगेडियर बराड़ एक पल के लिए निशब्द हो गए। सांप जैसी औरत, उन्होंने मन ही मन गाली देते हुए फोन काट दिया। यह महसूस करते हुए कि अंजलि उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा सख्त है, उन्होंने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। ब्रिगेडियर बराड़ के गुप्त निर्देश 8वीं जाट में राठौड़ के करीबियों तक पहुंचाए गए। राठौड़ के प्रति वफादार कुछ अधिकारी हरकत में आ गए। राठौड़ से संबंधित सभी फाइलें, खासकर ईंधन और राशन से संबंधित रजिस्टर नष्ट कर दो। उन लोगों की सूची बनाओ जो निर्णायक गवाही दे सकते हैं और उन्हें तुरंत प्रशिक्षण या कोर्स के बहाने दूसरी यूनिटों में भेज दो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें अलग से बुलाकर समझाओ। कहो कि अगर यह मामला निपट गया तो मेजर साहब उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। सबूतों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना और गवाहों को फुसलाना धमकाना शुरू हो गया। एक सैनिक जिसे निरीक्षण टीम के सामने गवाही देनी थी को अचानक फॉरवर्ड पोस्ट पर स्थानांतरण का आदेश मिला और राठौड़ के कुकर्मों को दर्ज करने वाली कंप्यूटर फाइल को वायरस संक्रमण के कारण हटा दिया गया। इन हरकतों की सूचना तुरंत डिवीजन कमांडर को दी गई। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा को तुरंत एहसास हुआ कि यह सब ब्रिगेडियर बराड़ का काम है। अगर वे सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि छिपाने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कर्नल पाठक को निर्देश दिया, कर्नल, अब असली जंग शुरू हुई है। जो कोई भी सबूत नष्ट करने की कोशिश करता है उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लो। सैन्य, पुलिस और अभियोजकों से भी सहयोग मांगो। यह अब केवल एक निरीक्षण नहीं है, यह सेना के भीतर के कैंसर को जड़ से खत्म करने का एक ऑपरेशन है। मामला अब विक्रम राठौड़ के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर सेना के भीतर गहरे बैठे एक भ्रष्ट सत्ता के कार्टेल के खिलाफ लड़ाई में बदल गया था। निरीक्षण टीम और भ्रष्ट ताकतों के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया। एक रात एक बड़ी घटना घटी। 8वीं जाट रेजिमेंट के प्रशासनिक कार्यालय में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग पर सौभाग्य से जल्दी काबू पा लिया गया, लेकिन निरीक्षण टीम द्वारा जब्त किए गए कुछ दस्तावेजी सबूत और कंप्यूटर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। यह स्पष्ट रूप से आगजनी थी। किसी ने सबूतों को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक चरम कदम उठाया था। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा ने तुरंत रक्षा मंत्रालय की जांच शाखा से सीधे संपर्क किया। मैं 19वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल अंजलि सिन्हा बोल रही हूं। हमारी डिविजनल जांच के तहत 8वीं जाट रेजिमेंट में आगजनी की एक संदिग्ध घटना हुई है। यह सबूत मिटाने का एक संगठित प्रयास प्रतीत होता है और इसके पीछे एक बड़ी ताकत के शामिल होने के संकेत है। मेरा मानना है कि यह मामला अब डिवीजन स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। मैं आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय से सीधी जांच का अनुरोध करती हूं। उनका फैसला ब्रिगेडियर बराड़ के लिए एक चौंकाने वाला कदम था। अब मामला डिवीजन और ब्रिगेड के नियंत्रण से बाहर होकर सीधे रक्षा मंत्रालय के हाथों में आ गया था। रक्षा मंत्रालय की एक विशेष जांच टीम के 19वीं डिवीजन में आने से पूरा खेल पलट गया। जांच की तलवार अब मेजर राठौड़ से आगे बढ़कर उसके पीछे खड़े ब्रिगेडियर बराड़ और त्रिवेणी गुट की ओर मुड़ गई। ब्रिगेडियर बराड़ घबरा गए, लेकिन उन्हें अभी भी अपने संपर्कों और संगठन की ताकत पर भरोसा था। हालांकि जब मीडिया ने इस मामले को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करना शुरू किया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। महिला जनरल के बेटे के साथ बदसलूकी, सेना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, सीमावर्ती यूनिट में आगजनी, सच क्या है? इस तरह की सनसनीखेज खबरें छपने लगीं और जनता में आक्रोश फैल गया। जनमत के दबाव में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि जांच बिना किसी पक्षपात के की जाएगी। ब्रिगेडियर बराड़ के संपर्क में रहने वाले रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हिरासत में लेकर पूछताछ किए जा रहे मेजर राठौड़ को जब पता चला कि ब्रिगेडियर बराड़, जिनके बारे में वह मानता था कि वे उसे बचा लेंगे, खुद जांच के दायरे में आ गए हैं, तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसे डर था कि उसे एक बड़े कार्टेल की बलि का बकरा बनाया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। यह सब ब्रिगेडियर बराड़ के निर्देश पर हुआ था। उन्होंने ही सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने का आदेश दिया था। मैंने त्रिवेणी की बैठकों में उन्हें सैन्य आपूर्ति से उपहार भी दिए। उसका कबूलनामा भ्रष्ट कार्टेल के असली चेहरे को उजागर करने वाला निर्णायक सबूत बन गया। जब यह मामला तूल पकड़ रहा था, तब लांस नायक आरव शर्मा अपनी यूनिट में एक नायक और एक समस्या पैदा करने वाले के बीच की रेखा पर खड़ा था। कई सैनिक उसकी हिम्मत के लिए उसके आभारी थे, जिसकी वजह से वे एक भयानक दुःस्वप्न से मुक्त हो सके थे। लेकिन कुछ अधिकारी उसे यूनिट को बर्बाद करने वाला कहकर तिरछी नजर से देखते थे। आरव खुद भी भ्रमित था। उसने सिर्फ अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। क्या मैंने अपनी मां की शक्ति का इस्तेमाल किया? क्या मेरी वजह से दूसरे निर्दोष लोगों को भी नुकसान हो रहा है? अपराधबोध और दबाव उसके कंधों पर भारी पड़ रहे थे। उसकी पीड़ा को उसके साथ प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले उसके सीनियर हवलदार तिवारी ने महसूस किया। उन्होंने चुपचाप आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरव, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जो फोड़ा पक चुका था वो फूटना ही था। तुमने तो बस ढक्कन खोला है। अगर तुम नहीं होते
तो कोई और अंदर ही अंदर सड़कर खत्म हो जाता। अपना सिर ऊंचा रखो। अपने साथी के सच्चे दिलासे से आरव को लगा कि उसके अंदर कुछ गर्म सा उमड़ आया है। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि सड़े हुए सिस्टम को साफ करने और एक बेहतर माहौल बनाने के लिए सबकी लड़ाई थी। उसके मन में उथल पुथल भरे विचार शांत हो गए और एक मजबूत विश्वास ने जगह ले ली। मेजर विक्रम सिंह राठौड़ और ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बराड़ के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चला। वर्दी की जगह कैदियों के कपड़े पहने कटघरे में बैठे दोनों लोगों की शक्लें दयनीय लग रही थीं। उनका पुराना दबदबा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुकदमे के दौरान सिपाही कुमार सहित राठौड़ की क्रूरता के शिकार कई सैनिक गवाह के रूप में पेश हुए। उन्होंने कांपती आवाज में, कभी कभी गुस्से में, अपने ऊपर हुए अत्याचार और अपमान के क्षणों की गवाही दी। उनकी गवाही दर्शक दीर्घा में बैठे अन्य सैनिकों और नागरिकों के दिलों में खंजर की तरह चुभ गई। ब्रिगेडियर बराड़ ने अंत तक अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि वह केवल एक वफादार अधीनस्थ की गलती को बचाने की कोशिश कर रहे थे और किसी भी संगठित छिपाव या भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। लेकिन राठौड़ के विस्तृत कबूलनामे और जांच टीम द्वारा जुटाए गए ठोस सबूतों के सामने उनके दावों का कोई असर नहीं हुआ। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा भी एक गवाह के रूप में पेश हुई। उन्होंने अपने बेटे के साथ जो हुआ उसकी गवाही नहीं दी, बल्कि एक डिवीजन कमांडर के रूप में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी यूनिट में अन्याय का पता लगाया, उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए और इस प्रक्रिया में उन्हें किस तरह के बाहरी दबाव का सामना करना पड़ा। उनकी गवाही में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी, लेकिन उनकी बातों में सेना को सही रास्ते पर लाने की एक कमांडर की भारी जिम्मेदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति झलक रही थी। एक लंबे मुकदमे के बाद आखिरकार फैसले का दिन आया। जज ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त विक्रम राठौड़ ने एक कमांडर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके समर्पित सैनिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, राष्ट्र की संपत्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया और सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, जो एक बहुत गंभीर अपराध है। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के बजाय उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिससे उसका अपराध और भी गंभीर हो जाता है। अभियुक्त तेजिंदर बराड़ एक वरिष्ठ कमांडर के रूप में अपने अधीनस्थ की गलतियों को सुधारने के बजाय उसे बचाया, एक निजी संगठन का उपयोग करके सेना के अनुशासन को भंग किया और जांच में बाधा डाली। इसलिए उसकी जिम्मेदारी किसी भी तरह से कम नहीं है। जज की आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठी। इसलिए अदालत अभियुक्त विक्रम राठौड़ को 15 साल की कैद और अशोभनीय बर्खास्तगी की सजा सुनाती है। अभियुक्त तेजिंदर बराड़ को 10 साल की कैद और अशोभनीय बर्खास्तगी की सजा सुनाई जाती है। ठक 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 हथौड़े की आवाज के साथ दोनों लोगों का सैन्य करियर सबसे अपमानजनक तरीके से समाप्त हो गया। राठौड़ वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बराड़ा विश्वास में शून्य में घूरता रहा। यह अहंकार की सत्ता का न्याय के सामने ढहने का क्षण था। सब कुछ खत्म होने के बाद लांस नायक आरव शर्मा ने अपनी मां के साथ एक शांत छुट्टी बिताई। वर्दी के बिना उसकी मां सिर्फ एक प्यारी मां थी। दोनों ने समुद्र के किनारे सैर की, मछली पकड़ी और उन बातों को साझा किया जो वे साथ साथ नहीं कर पाए थे। आरव ने अपनी मां से वह सवाल पूछा जो उसके मन में था, मां, क्या मेरी वजह से आपने बहुत कुछ खो दिया? आपके बहुत से दुश्मन बन गए होंगे, क्या आपको इसका पछतावा है? मेजर जनरल अंजलि सिन्हा ने अपने बेटे का हाथ गर्मजोशी से पकड़ते हुए दूर समुद्र को देखते हुए कहा, आरव, एक सैनिक का असली दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं होता। हमें जो चीज ज्यादा खतरनाक बनाती है वह हमारे भीतर का अन्याय और भ्रष्टाचार है। मैंने बस उसे ठीक करने की कोशिश की और एक मां के रूप में मैं अपने बेटे के साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने जो खोया है वह कुछ सड़ी हुई रस्सियों के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कीमती बचाया है, हमारी सेना का स्वस्थ भविष्य और मेरे बेटे का सम्मान। इसीलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। अपनी मां की बातों से आरव ने अब और अपराधबोध महसूस नहीं किया। उसके बजाय गहरे सम्मान और प्यार ने उसके दिल को भर दिया। उस दिन का घाव उन दोनों को और भी मजबूती से बांधने वाला एक बंधन बन गया था। विक्रम तेजिंदर गेट ने पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की। त्रिवेणी जैसे अनौपचारिक गुटों को भंग कर दिया गया और संबंधित सभी लोगों को कड़ी सजा दी गई। सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र निकाय रक्षा लोकपाल की स्थापना की गई और कमांडरों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग की निगरानी के लिए प्रणाली को काफी मजबूत किया गया। बेशक पुरानी आदतें और संस्कृति रातों रात नहीं बदली, लेकिन यह स्पष्ट था कि अब सेना में पुराने तरीकों से जीवित रहना संभव नहीं था। यह धारणा व्यापक रूप से फैल गई। मेजर जनरल अंजलि सिन्हा द्वारा शुरू की गई बदलाव की हवा धीमी लेकिन निश्चित रूप से पूरी सेना में फैल रही थी। जेल की ठंडी कोठरी में बंद विक्रम राठौड़ हर रात बुरे सपनों से परेशान रहता था। जिन सैनिकों को उसने अपमानित और प्रताड़ित किया था, उनके चेहरे उसे भूत की तरह दिखाई देते और उसे पीड़ा देते थे।
उसे देर से पछतावा हुआ, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता था। जिस रैंक, चमकते सितारों और शानदार संपर्कों के लिए वह इतना जुनूनी था, वे सब एक मृग तृष्णा की तरह गायब हो गए थे। उसके पास जो बचा था वह केवल उसके अहंकार के मलबे में हमेशा दोहराया जाने वाला दर्द और अकेलापन था। अब वह उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा था जिन्हें उसने कुचला था। इस विशाल घटना के पीछे कुछ गुमनाम नायक थे। एक ईमानदार कंपनी कमांडर जिसने राठौड़ के अत्याचारों के तहत चुपचाप उसके कुकर्मों को दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। प्रशासनिक कार्यालय के सैनिक जिन्होंने आगजनी की घटना के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ दस्तावेजों को बचाया। और सबसे बढ़कर वे अनगिनत सामान्य सैनिक जिन्होंने प्रतिशोध के डर पर काबू पाकर सच्चाई की गवाही देने के लिए अदालत में खड़े होने का साहस किया। उनकी छोटी छोटी हिम्मतों ने मिलकर अन्याय की एक विशाल दीवार को गिरा दिया था। समय बीता और आरव शर्मा ने अपनी सेवा पूरी की। सेना के इस विशेष अनुभव ने उसके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। उसने कानून की पढ़ाई की और मानवाधिकार वकील बनने का फैसला किया। विशेष रूप से उसने सेना के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों में गहरी रुचि ली और कमजोर और उत्पीड़ित सैनिकों की आवाज बनने की कसम खाई। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और दृढ़ थीं। अंजलि सिन्हा को सेना में बहुत सम्मान मिला और वे पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ती गई। वह पहली महिला कोर कमांडर बनी और अंत में भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीज बनकर एक अभूतपूर्व इतिहास रचा। वह सत्ता के शिखर पर पहुंची, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर के सैनिकों की आवाज सुनी और सेना को एक मजबूत और पारदर्शी संगठन बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 10 साल बाद मानवाधिकार वकील आरव शर्मा को सेना मानवाधिकार केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां उसकी मुलाकात एक अप्रत्याशित व्यक्ति से हुई, सिपाही कुमार, जिसे 10 साल पहले मेजर राठौड़ ने प्रताड़ित किया था। उसने अपनी सेवा पूरी करने के बाद एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार बनकर मानसिक आघात से गुजर रहे सैनिकों की मदद करना शुरू कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और बिना कुछ कहे एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। अतीत के भयानक घाव अब दूसरों के घावों को भरने की ताकत बन गए थे। वे अतीत में बंधे नहीं रहे, बल्कि अपनी जगहों पर एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने वाले मजबूत साथी बन गए थे। सीडीज बनने के बाद अंजलि सिन्हा को भारतीय सैन्य अकादमी ईमा में स्नातक और कमीशनिंग समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। अनगिनत युवा अधिकारियों के सामने उन्होंने अपने सैन्य जीवन को याद करते हुए अपना अंतिम संदेश दिया। भारत के गौरवशाली नए अधिकारियों, आज आपके कंधों पर जो रैंक चमक रहा है वह कभी भी आपका व्यक्तिगत नहीं है। यह राष्ट्र द्वारा आपको दी गई एक भारी जिम्मेदारी का प्रतीक है और आपके अधीन सैनिकों के जीवन और सम्मान का भार है। उन्होंने 10 साल पहले दुनिया को हिला देने वाली उस घटना का सीधे उल्लेख किया। मैंने एक ऐसे कमांडर का पतन करीब से देखा है जो अपने अधीनस्थों को अपनी पदोन्नति का एक साधन मानता था और उनके सम्मान को कुचलता था। वह मानता था कि शक्ति शाश्वत है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि एक नेता की शक्ति जिसने अपने अधीनस्थों का विश्वास खो दिया हो, रेत के महल की तरह होती है। आपका सबसे मजबूत दुश्मन सीमा के पार का दुश्मन नहीं, बल्कि आपके भीतर का अहंकार और अन्याय हो सकता है। उनकी नजरें भविष्य के कमांडरों पर एक एक करके गर्मजोशी से लेकिन तीव्रता से टिकी। एक नेता की तलवार जब दुश्मन की ओर होती है तो सबसे सम्मानजनक होती है, लेकिन जिस पल वह अपने ही जवानों की ओर मुड़ जाती है वह सबसे शर्मनाक हथियार बन जाती है। जब आप अपने अधीनस्थों को एक इंसान के रूप में सम्मान देंगे, उनके दर्द को महसूस करेंगे और उनके साथ हंसेंगे और रोएंगे, तभी आप उनका दिल जीतेंगे और भारत आपको सबसे मजबूत सेना प्रदान करेगा। कृपया एक ऐसे नेता बने जो शक्ति का वजन जानता हो, एक ऐसा कमांडर जो लोगों को महत्व देता हो। यही सच्ची वफादारी है जिसकी राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है। उनका भाषण केवल एक बधाई भाषण नहीं था, बल्कि एक युग के दर्द से सीखा गया एक कीमती सबक था। वह सबक एक गूंज बनकर युवा अधिकारियों के दिलों में गहराई से बस गया। अहंकार की शक्ति का न्याय होना निश्चित है और सच्चा नेतृत्व इंसान के सम्मान से शुरू होता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यही वह लौह महिला द्वारा खून और आंसुओं से लिखी गई हमारे समय की सच्ची जीत का रिकॉर्ड था।